जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अटैक यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम लोग करने वाले हैं आज क्लास नंबर 35, जो कि लास्ट क्लास होगी आपके क्वेश्चन सीरीज का। 500 एमसीक्यूज के सीरीज का ये लास्ट क्लास होगी। इससे पहले आपकी जो भी क्लासेस हुई हैं उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है ग्लोबल अटैक यूट्यूब चैनल पर, वहां से आप लोग क्लास जरूर देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अभी शायद पेपर का डेट थोड़ा सा डिले हो गया है, तो ये तो आपके लिए और फायदेमंद वाली बात है कि पेपर यदि थोड़ा सा लेट हो गया तो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाता है ना, हर एक स्टूडेंट का ये एक जरूर मतलब मन में इच्छा रहता है कि काश 2 दिन और मिल जाते, काश 1 दिन और मिल जाता। तो डिले हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। हालांकि सेशन के हिसाब से तो गलत बात है, लेकिन स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये सही है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का अपना लास्ट का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसी पावर ट्रांसमिशन। एसी पावर ट्रांसमिशन के एडवांटेज क्या है? एसी पावर ट्रांसमिशन का एडवांटेज क्या होता है? तो आप कहेंगे सर एसी जो ट्रांसमिशन किया जाता है ये हमेशा हाई वोल्टेज पे किया जाता है। क्यों हाई वोल्टेज पे किया जाता है? ताकि लाइन में लॉसेस कम से कम हो, ताकि लाइन में लॉसेस कम से कम हो, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या इसका फायदा होता है? कोरोना लॉस नेग्लेजिबल, ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें कोरोना लॉस डीसी की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। एक बात का ध्यान रखेंगे कि डीसी ट्रांसमिशन लाइन में भी कोरोना लॉस एकदम जीरो नहीं हो सकता। कई लोग इसका आंसर जीरो कर देते हैं, लेकिन ये बात एकदम गलत है। डीसी ट्रांसमिशन यदि आप करेंगे तो वहां पे भी कोरोना लॉसेस होगा जिसका मान जीरो नहीं होगा। हाँ, एसी की तुलना में बहुत कम होगा, ये बात आपकी एकदम करेक्ट है, लेकिन कम जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। स्ट्रेस ऑन ट्रांसमिशन लाइन इज मिनिमम। ट्रांसमिशन लाइन पर स्ट्रेस मिनिमम होता है। लो वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसमिशन लाइन, वोल्टेज कैन बी स्टेप्ड अप एंड स्टेप डाउन इजिली। भाई देखो, स्ट्रेस भी कम नहीं होगा क्योंकि भाई इसमें 3 वायर लेके जाए जाते हैं ना। एसी ट्रांसमिशन में 3 वायर लेके जाया जाता है, जबकि डीसी ट्रांसमिशन में हमें 2 वायर की ही जरूरत पड़ती है। तो इसमें स्ट्रेस ज्यादा होगा, इसमें तनाव ज्यादा होगा, ठीक है। लाइन के 2 पोल के बीच में स्ट्रेस ज्यादा होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या बोला है कि लो वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसमिशन लाइन। भाई लो वोल्टेज ड्रॉप कैसे होगा, ठीक है। ये वोल्टेज कैन बी स्टेप्ड अप एंड स्टेप डाउन इजिली, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसके वोल्टेज को आसानी से हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन कर लेते हैं। किसकी सहायता से? ट्रांसफार्मर की सहायता से। ट्रांसफार्मर की सहायता से हम लोग इजिली इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं जिनका काम ही होता है वोल्टेज को स्टेप अप करना और स्टेप डाउन करना, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद वाली बात हो जाती है। ये चीज हम लोग एसी डीसी ट्रांसमिशन में नहीं कर पाते हैं। वोल्टेज को स्टेप अप करना और स्टेप डाउन करना ये डीसी में आसान नहीं होता, ठीक है। और बाकी यहाँ पे थोड़े बहुत हमने इसके एडवांटेज लिख दिए हैं, ये भी आप देख लीजिए कि हाई वोल्टेज पर भी पावर जनरेट की जा सकती है, कम्यूटेशन की कोई कठिनाई नहीं होती है, ठीक है। ट्रांसमिशन के द्वारा एसी वोल्टेज को स्टेप अप एवं स्टेप डाउन किया जा सकता है। ये आपका पहला पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट है, और ये आपका तीसरा पॉइंट है कि एसी पावर को हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करने पर हानियां कम होती हैं, ठीक है। तो ये आपके 2-3 पॉइंट है, उस पॉइंट को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है ACSR का फुल फॉर्म। ACSR का फुल फॉर्म, ये कौन सा कंडक्टर होता है जो आपका ACSR कंडक्टर होता है? यही कंडक्टर है जिसका प्रयोग ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है। ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है ना, में किया जाता है ये वही वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या बन जाता है? इसका फुल फॉर्म बनता है आपका एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रैनफोर्स्ड, ये बन जाता है इसका फुल फॉर्म। देखिए वहां पे दिया हुआ है एल्यूमिनियम कंडक्टर। देखो
यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। एक आपका एल्यूमिनियम कोर भी दिया हुआ है, यहीं पे कंफ्यूजन बनता है, मतलब सब कुछ सेम लिखा है, केवल सी के जगह पे क्या लिख दिया है, कोर लिख दिया है। तो इसको याद रखेंगे, क्यों कोर नहीं कंडक्टर होना चाहिए। कोर कैसा रहता है, वो स्टील का कोर रहता है, एल्यूमिनियम का कोर नहीं रहता, स्टील का कोर रहता है, ठीक है। और स्टील के कोर के ऊपर ही जैसे एक हमारा स्टील का कोर रहता है ऐसे बीच में, और इसी के ऊपर ऐसे एल्यूमिनियम कंडक्टर को ऐसे लपेटा गया रहता है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड वायर कहते हैं। इसे कौन सा वायर कहते हैं, स्टैंडर्ड वायर कहते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला है आपसे कि OH लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है। OH लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य आपसे पूछा है। क्रॉस आर्म कैसे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो लाइन के पोल होते हैं या सपोर्ट होते हैं, उसके ऊपरी वाले हिस्से पे एक ऐसे यू आकार की पत्ती लगी रहती है, और उसी के ऊपर हम लोग इंसुलेटर को लगाए रहते हैं, और वहां से वायर लेके जाया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ तो हमने यू आकार का नहीं, यहाँ हमने दूसरे आकार का ले लिया। चलिए कोई बात नहीं, ये भी आपका क्रॉस आर्म ही है। इसके ऊपर देखो यहाँ पे ऐसे साइकिल इंसुलेटर लगा हुआ है ना, ऐसे आपका साइकिल इंसुलेटर लगा हुआ है। और ये क्या है, यही है आपका क्रॉस आर्म, ये है आपका क्रॉस आर्म, या ये आपका क्रॉस आर्म है, ठीक है। और सेम ऐसे इधर भी होता है, और इसके ऊपर आपके पिन इंसुलेटर लगे रहते हैं, और पिन इंसुलेटर के ऊपर से कंडक्टर को ले जाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका क्रॉस आर्म। इसका काम क्या होता है, यह जो इसके ऊपर ये क्या लगे हुए हैं, ये इंसुलेटर लगे हुए हैं, तो होल्ड द इंसुलेटर, होल्ड द इंसुलेटर। ये इंसुलेटर्स को क्या करता है, इंसुलेटर्स को होल्ड करता है, ठीक है। और क्या काम करता है, कि इंसुलेटर को होल्ड करके उसके ऊपर से जो वायर जाता है उससे लाइन को भी इंसुलेट करता है। हालांकि लाइन को इंसुलेट करने के लिए तो उसी के लिए तो हमारा इंसुलेटर लगा हुआ है। इसका मेन काम यही है कि होल्डिंग द इंसुलेटर्स, होल्डिंग द इंसुलेटर्स वेयर द कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टर आर फास्टेंड। चलिए, भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फायदा है। ओवरहेड लाइनों का फायदा क्या है भूमिगत केबल की तुलना में, तो देखो भाई, भूमिगत केबल जो अंडरग्राउंड केबल होते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि यदि कभी उसमें फॉल्ट आ जाता है तो उसको ढूंढना बड़ा कठिन काम होता है। अब एक मजदूर को भेजा जाता है, इसके बाद फिर वो डिजिटल मल्टीमीटर को लेके दौड़ता है, जहां जहां केबल बिछाया गया रहता है उसके पीछे पीछे, मतलब एक मशीन लेके दौड़ता रहता है, जहां पे फॉल्ट मिलेगा फिर वहां पे क्या करेगा, वो बताएगा कि हाँ भाई यहाँ पे हमारी मशीन डिफ्लेक्ट की है, तो अब क्या वहां खुदाई करके इसके बाद फिर उसको बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है आपके अंडरग्राउंड केबल का। हालांकि ये फॉल्ट तो बहुत कम आता है, लेकिन ये एक सबसे बड़ा कठिनाई भी है कि भाई उसमें यदि फॉल्ट आ रहा है तो उसको लोकलाइजेशन करना, उसकी पहचान करना कि किस एग्जैक्ट पॉइंट पे फॉल्ट आया है, ये चीज आसानी से नहीं पता चल पाता है। और ओवरहेड लाइन में ऐसे आसानी से दिख जाता है कि जहां पे तार टूटा है तो ऐसे नीचे से दिख जाता है कि अरे यार ये तार तो टूट के गिरा हुआ है ना। तो ये सबसे बड़ा फायदा हो जाता है आपके ओवरहेड लाइन का। फॉल्ट कैन बी लोकेटेड इजिली, ये आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट बन रहा है। चलिए, which substation the transmission line voltage is stepped down to consumer supply voltage। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेशन है जहां पे वोल्टेज को स्टेप डाउन करके इसके बाद फिर कंज्यूमर को दिया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके गांव के आसपास एक पावर हाउस रहता है, जहां से पूरे इलाके की लाइट को कनेक्ट किया गया रहता है और सप्लाई दिया गया रहता है। तो वो कौन सा स्टेशन होता है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन होता है। मोबाइल स्टेशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन होता है, जहां से हाई वोल्टेज लाइन को, अक्सर आप लोगों ने ऐसा कहीं नाम सुना होगा 132/33, ठीक है, या 33/11, ठीक है, या 11/415, या 220, या 220 ऐसे लिखा रहता है। तो ये क्या कर रहा है, ये देखो 132 वाली लाइन, ये यदि किसी सब स्टेशन के बाहर गेट पे लिखा हुआ है 132/33, इसका मतलब है तो वहां पे इनपुट में कितना वोल्टेज आ रहा है, इनपुट साइड से आ रहा है 132, मतलब इनकमिंग वोल्टेज उस स्टेशन पे 132, और आउटगोइंग कितना है 33, आउटगोइंग है आपका 33, ठीक है। तो ये आपका कोड होता है इसका, सब स्टेशन का, या जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन होते हैं उनका ये कोड होता है। यदि कहीं पे 33/11 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि उस पावर हाउस पे या उस सब स्टेशन पे 33 किलोवोल्ट की लाइन इनकमिंग है और 11 किलोवोल्ट की लाइन आउटगोइंग है, ठीक है। और यदि 11/415 है तो इसका मतलब कि ये, हालांकि ये चीज तो हमारा एकदम लास्ट वाला पॉइंट होता है, ये ट्रांसफार्मर से ऐसे किया जाता है, जहां पे ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं ना, ट्रांसफार्मर ही ये काम करता है, 11 किलोवोल्ट की लाइन को 415 या 220 में कन्वर्ट करके दे देता है, ठीक है।
तो ये हो जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन। क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग व्यवस्था क्या होगी, क्या होगा? देखो डिस्क इंसुलेटर जैसे कई सारे डिस्क को हम लोग एक साथ जब कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि यहां से मैं कई सारे डिस्क ले लेता हूं, ठीक है। ठीक है ना, ये मान लो कई सारे डिस्क हो गए, तो इन सभी डिस्क को यदि सीरीज में जोड़ दिया जाता है और ऐसे वर्टिकली रख दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर। और जब इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा जाता है इस तरीके से, ये अक्सर किनारों पे, किसी क्रॉसिंग पे या किसी तीक्ष्ण मोड़ पे ऐसे रखा जाता है, हॉरिजॉन्टली रखा जाता है ताकि तनाव कम किया जा सके। तो ये बन जाता है आपका उस समय स्ट्रेन इंसुलेटर, ठीक है। और इन सभी को एक साथ जब ये जोड़ा जाता है तो इसको क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग। इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को आप वर्टिकली यूज कर रहे हो तो ये सस्पेंशन इंसुलेटर बनेगा, और इस स्ट्रिंग को यदि आप हॉरिजॉन्टली यूज कर रहे हो तो ये आपका स्ट्रेन इंसुलेटर बनेगा, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि मान लो कि ये आपके यहाँ पे 5 लगे हुए हैं ना, तो इन पांचों में से यदि कोई एक ब्रेक कर जाता है, जैसे मान लो कि ये वाला ब्रेक कर गया, ये वाला ब्रेक कर गया, तो क्या होगा? ये वाला यदि ब्रेक कर गया तो भाई बाकी के जो 4 है ना, बाकी के 4 पे थोड़ा थोड़ा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये पहले 10 किलो वोल्ट का ले रहा था, अच्छा एक डिस्क इंसुलेटर मैक्सिमम कितना वोल्ट ले सकता है? मैक्सिमम कितना वोल्ट से आ सकता है? तो इसका वेरिएबल वोल्टेज होता है आपका 11 किलो वोल्ट। तो यदि मान लो कि एक इंसुलेटर के खराब होने से पहले ये 10 वोल्टेज या 8 वोल्टेज ले रहा था, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका वोल्टेज का बाकी सारे इंसुलेटर्स पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसीलिए हम लोग सेफ्टी फैक्टर में एक इंसुलेटर या 2 इंसुलेटर अधिक हमेशा रखते हैं, ठीक है। ठीक है ना भाई। चलिए तो यहाँ पे इसके खराब होने से क्या फर्क पड़ेगा हमारे लाइन में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी के जो वोल्टेज होंगे या बाकी के जो इंसुलेटर होंगे वो आसानी से काम करेंगे, केवल इस डिस्क इंसुलेटर को छोड़ के, ठीक है। तो होल स्ट्रिंग बिकम यूजलेस? बिल्कुल नहीं, होल स्ट्रिंग हमारी पूरी स्ट्रिंग खराब नहीं होगी। नो इफेक्ट ऑपरेट नॉर्मली, ओनली द डैमेज डिस्क विल नॉट फंक्शन। यस, केवल जो हमारा डैमेज डिस्क है वही काम नहीं करेगा, बाकी के जो हमारे इंसुलेटर्स हैं ये सभी के सभी इंसुलेटर आसानी से काम करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जोड़ों को बांधने वाले एल्यूमिनियम रोड वाले कंडक्टरों पर स्पार्किंग को कैसे रोका जाता है? स्पार्किंग को कैसे रोका जाता है? तो स्पार्किंग को रोकने का सबसे आसान तरीका हमने आपको बताया था कि ऑल कनेक्शन शुड बी टाइट। जो भी आप कनेक्शन कर रहे हैं, जो भी आप जोड़ कर रहे हैं, वो सारे के सारे जोड़ कैसे होने चाहिए? एकदम टाइट होने चाहिए। यदि टाइट नहीं है तो स्पार्किंग होना तय है। ये हमने आपको कल की क्लास में, मतलब इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उस क्लास में हमने आपको बताया था, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे ऑल कनेक्शन शुड बी टाइट कहाँ पे लिखा हुआ है? कीपिंग बाइंडिंग टर्न्स वो वेरी क्लोज, गलत बात है। मेकिंग बाइंडिंग टर्न्स वेरी टाइट, वेरी टाइट, यहाँ पे बात क्या है? टाइट है ना। बांधने वाले घुमावों को कस कर रखना चाहिए, एकदम टाइट रखना चाहिए, यही इसका मेन कारण होता है स्पार्किंग का। कहीं पे भी यदि कनेक्शन थोड़ा सा लूज हो जाता है तो वहां पे स्पार्किंग होने लगता है, ठीक है। तो हमारा कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। ओएच कंडक्टरों पर त्वचा, देखो स्किन इफेक्ट भाई हमने आपको बताया था। स्किन इफेक्ट क्या होता है? स्किन इफेक्ट हमने आपको बताया था कि जैसे मान लो ये हमारा एक कंडक्टर हो गया और इस कंडक्टर से होके करंट फ्लो हो रही है। कौन सी करंट? एसी करंट फ्लो हो रही है। तो जब एसी करंट इसमें फ्लो करती है तो कैसा होता है? एसी करंट के फ्लो करने पे इसमें धारा का प्रवाह कुछ ऐसे होता है। कैसे होता है भाई? धारा का प्रवाह उस समय कुछ ऐसे होता है। ये क्या हो गया? इसको रुक जाइए, ठीक है। धारा का मैक्सिमम प्रवाह कहां से होता है? धारा का मैक्सिमम प्रवाह इसके बाहर वाले
आउटर मोस्ट वाली लेयर से ही ज्यादातर इसमें धारा का प्रवाह होता है, ठीक है ना, और बीच से बहुत कम धारा का प्रवाह होता है। ये जो बीच वाला इसका एरिया है ना, बीच वाले एरिया से बहुत कम धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। यही घटना क्या कहलाती है? यही घटना आपकी कहलाती है स्किन इफेक्ट। यही घटना कहलाती है स्किन इफेक्ट की घटना, ठीक है, स्किन इफेक्ट। तो ये स्किन इफेक्ट किस केस में होता है? एसी के केस में, ठीक है। डीसी सप्लाई में या डीसी के केस में स्किन इफेक्ट नहीं होता है, स्किन इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। डीसी केस में स्किन इफेक्ट नहीं होता है, और इसी केस में स्किन इफेक्ट होता है। तो इसी वजह से इसका जो प्रभावी प्रतिरोध होता है कंडक्टर का प्रभावी प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका एसी लाइन का प्रतिरोध होता है वो डीसी की तुलना में अधिक होता है, डीसी की तुलना में अधिक होता है। मतलब डीसी लाइन का प्रतिरोध कम होता है और एसी लाइन का प्रतिरोध अधिक होता है। क्यों? ड्यू टू स्किन इफेक्ट एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ठीक है। तो चलो, ये इफेक्ट स्किन इफेक्ट कब नहीं होता है? तो जब इस कंडक्टर का डायमीटर 1 सेंटीमीटर से कम, 1 सेंटीमीटर से कम होगा तो उस समय इसमें कोई भी स्किन इफेक्ट देखने को हमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो बिकम्स निग्लेजिबल कब? जब इसका डायमीटर क्या हो जाए? 1 सेंटीमीटर से कम हो जाए। जब इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो ये एकदम निग्लेजिबल हो जाता है। आगे देख लेते हैं कि लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। लीकेज की बात कर रहा है, यदि कहीं पे भी लीकेज की बात करता है तो लीकेज के लिए हम लोग किस सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं? तो लीकेज के लिए हम लोग यूज करते हैं ELCB का, ठीक है, ELCB, अर्थ लीकेज। इसका नाम ही क्या है? इसका नाम ही आपका अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। MCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? माइल्ड कोल्ड सर्किट ब्रेकर, ठीक है। MCB का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आप सभी को पता होगा। ये OCB का ओवरलोड सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये इसके फुल फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे C एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं? कौन सा ऐसा रिले है जो पावर को कट ऑफ करने के बावजूद भी अपने संपर्क, जैसे कि देखो भाई, जो आपके सर्किट ब्रेकर होते हैं ना, सर्किट ब्रेकर में 2 कांटेक्ट होते हैं। एक होता है आपका फिक्स्ड कांटेक्ट, और एक होता है आपका मूविंग कांटेक्ट, ठीक है। तो ये सर्किट ब्रेकर में जो भी आपके कांटेक्ट होंगे इनको तो ओपन होना ही पड़ेगा, हमेशा के लिए ओपन होना ही पड़ेगा। जब भी पावर को कट ऑफ करना है, पावर को कट ऑफ करने के लिए, पावर को कट ऑफ करने के लिए इससे हमेशा इसके दोनों टर्मिनल्स को ओपन होना ही पड़ेगा। फिक्स वाला एकदम एक जगह पे स्थिर रहता है, मूविंग वाला कांटेक्ट जो है ये आगे पीछे होता है, तो यही पावर को कट ऑफ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे पूछा है आपसे रिले के बारे में कि कौन सा ऐसा रिले है जो पावर को कट ऑफ करने के लिए अपने टर्मिनल्स को ओपन नहीं रखता है, अपने टर्मिनल्स को ओपन नहीं होने देता है। मतलब कि एक बार पावर को कट ऑफ कर दिया, इसके बाद फिर वो एक दूसरे से जुड़ ही जाता है, तो वो होता है आपका लैचिंग रिले। कौन सा रिले भाई? लैचिंग रिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा सर्किट ब्रेकर है? तो बस इसका फिगर देखना है आपको। ये फिगर कैसा है, ये या किस सर्किट ब्रेकर का फिगर है? तो ये आपका बन जाता है किसका भाई? ये बन जाता है आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ये क्या है? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। चलिए, सर्किट ब्रेकर के टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? टूटने की क्षमता का मूल्यांकन, देखो सर्किट ब्रेकर की रेटिंग अक्सर किस में दी जाती है? सर्किट ब्रेकर की रेटिंग अक्सर MVA में दी जाती है। MVA मतलब कि मेगा वोल्ट एम्पियर। तो इसके टूटने की क्षमता मतलब ब्रेकिंग कैपेसिटी भी किस में होगी? ब्रेकिंग कैपेसिटी भी MVA में ही होगी। इसकी मैकिंग कैपेसिटी भी कैसी होती है?
मेकिंग कैपेसिटी भी एमवीए में होती है। ठीक है, ब्रेकिंग कैपेसिटी और मेकिंग कैपेसिटी में अंतर क्या रिलेशन होता है, तो मेकिंग कैपेसिटी इक्वल टू 2.55 इंटू ब्रेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन होता है और दोनों का रेटिंग किस में किया जाता है, एमबीए में ही किया जाता है। ठीक, तो ये आपका एमबीए एकदम राइट आंसर बन जाएगा इसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द पिकअप वोल्टेज इन अ ओवर वोल्टेज रिले इंडिकेट। पिकअप वोल्टेज, पिकअप केवल नाम सुनने से समझ में आ रहा हो कि मतलब ऐसा वोल्टेज जो क्या करे, पिकअप करे, मतलब कि गति में लेके आए। अरे आप लोग कहते हो ना कि भाई हमारी मोटरसाइकिल का पिकअप नहीं बन पा रहा है या हमारी गाड़ी का पिकअप नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो गाड़ी का क्रैंक है या फिर कह लीजिए कि जो इंजन है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो पिकअप क्या होता है, पिकअप एक तरह से वो वोल्टेज होगा जो रिले को गति में लेके आए, रिले को ऑपरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो आपका पिकअप वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम वह वोल्टेज जो रिले को गति कराने के लिए बाध्य हो, वही वोल्टेज क्या कहलाता है, हमारा पिकअप वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, तो वर्किंग वोल्टेज ऑफ रिले नहीं सर, मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग ऑफ रिले नहीं सर, मिनिमम वोल्टेज रेटिंग ऑफ रिले, यस मिनिमम वोल्टेज रेटिंग ऑफ रिले, वह मिनिमम वोल्टेज, अरे नहीं यार, यहां 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 मिनिमम वोल्टेज टू स्टार्ट द रिले, मिनिमम वोल्टेज टू स्टार्ट द रिले, वह मिनिमम वोल्टेज जो क्या करे, रिले को स्टार्ट कर दे, रिले को गति में ला दे, वही कहलाता है हमारा पिकअप वोल्टेज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिजली ट्रांसफार्मर में वुकोल्स रिले का क्या कार्य होता है। देखो जो आपका वुकोल्स रिले है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए ही यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर में। किस तरीके की फॉल्ट, इंटरनल फॉल्ट, इंटरनल फॉल्ट। ठीक है, अच्छा अब इंटरनल फॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं आपके ट्रांसफार्मर में, तो आप कहेंगे सर कि एक हो सकता है ओवरलोड, ओवरलोड फॉल्ट। ठीक है, और एक कौन सा हो सकता है, एक और हो सकता है आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो ये दो फॉल्ट आपके हो सकते हैं एयर सर्किट ब्रेकर, सॉरी सर्किट ब्रेकर में, सर्किट ब्रेकर में नहीं, ट्रांसफार्मर के अंदर ये दो आपके हो सकते हैं और इन्हीं दोनों फॉल्ट से बचने के लिए हम लोग वुकोल्स रिले का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, वुकोल्स रिले ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं इसका, ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। अच्छा ये वुकोल्स रिले कहां पे लगा रहता है, तो ट्रांसफार्मर की टंकी तथा कंजर्वेटर के बीच लगा रहता है। ठीक है, चलो किस प्रकार का लोड जी सीरीज एमसीबी द्वारा संरक्षित किया जाता है। जी सीरीज की एमसीबीज कौन सी एमसीबीज होती है, अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे एमसीबी के जितने भी सीरीज हैं सबके बारे में डिस्कस कर ही लेते हैं। तो देखिए जो आपकी एमसीबी है ना, ये 3 सीरीज में आती है, एक आपकी एल सीरीज आती है, एक आपकी जी सीरीज एमसीबी आती है और एक आपकी डीसी सीरीज एमसीबी आती है। 3 तरीके की 3 सीरीज वाली एमसीबी होती है। ठीक है, 3 सीरीज वाली एमसीबी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। कौन कौन से हैं, एल, जी और डीसी सीरीज। जो आपकी एल सीरीज वाली है ये किस लिए यूज की जाती है, तो ये यूज की जाती है आपके रजिस्टिव लोड के लिए, रजिस्टिव लोड के लिए। ठीक है, अच्छा रजिस्टिव लोड कौन कौन से हो जाते हैं, तो रजिस्टिव लोड में आपके आ जाता है गीजर आ जाता है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है ओवैन आ जाता है, फिर आपका जनरल लाइटनिंग सिस्टम आ जाता है, जनरल लाइटनिंग सिस्टम। ये सभी किस में आ जाते हैं, ये आपके रजिस्टिव लोड में आ जाते हैं। जी सीरीज में क्या क्या आता है, तो जी सीरीज में आपके आ जाते हैं जैसे कि आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉइल। ठीक है, या फिर लिख लीजिए यहाँ पे एयर कंडीशन, एसी में लिख दिया, एसी, एयर कंडीशन को शॉर्ट में एसी तो कहते हो, एसी कह लो। ठीक है, या फिर इधर कह लो फ्रीज कह लो। मतलब ऐसे लोड जिसमें कहीं ना कहीं कॉइल का यूज किया गया हो तो वो आपका जी सीरीज में आ जाता है। मतलब लोड इसमें कैसा होगा, इसमें जो लोड होगा वो इंडक्टिव टाइप का लोड होगा, इंडक्टिव टाइप लोड। ठीक है, इंडक्टिव टाइप लोड। इसके बाद डीसी सीरीज में कौन कौन सा जो भी आपके एमसीबी डीसी सीरीज में या डीसी मोटर के लिए यूज की जाती है वो आपके डीसी सीरीज एमसीबी कहलाती है। ठीक है,
यहाँ पे आपसे पूछा है जी सीरीज के बारे में, तो जी सीरीज किसके लिए यूज की जाती है? एयर कंडीशनिंग के लिए यूज की जाती है। ये डाटा जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एल सीरीज, जी सीरीज, डीसी सीरीज ये जल्दी आपको इसका क्लेरिफिकेशन नहीं दिया जाता है यूट्यूब पे, ठीक है। अक्सर ये पेड क्लासेस में ही ये चीज बताया जाता है। नोट कर लीजिए भाई, क्या दिक्कत है जब आपको मिल रहा है ज्ञान फ्री में। तो अक्सर लोग फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं करते हैं ना, तो भाई वैल्यू करिए ना करिए ये आपके ऊपर है, हमारा फर्ज है बताना, तो हम जरूर बताएंगे। चलिए, Which type of relay is used in both AC and DC सप्लाई? AC और DC सप्लाई दोनों में यूज होने वाला कौन सा रिले होता है? तो वो होता है आपका इंपल्सिव रिले। कौन सा रिले होता है भाई? इंपल्सिव रिले। ये ऐसा रिले है जो AC एंड DC बोथ सप्लाई में यूज किया जाता है, ठीक है। AC एंड DC बोथ सप्लाई में इसका यूज किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है? कहां पे पूछा है आपसे? पूछा है घरेलू वायरिंग में। और डोमेस्टिक वायरिंग में आप सभी को पता होगा कि हम लोग अक्सर यहाँ पे क्या यूज करते हैं? अक्सर हम लोग यहाँ पे एमसीबी का ही यूज करते हैं। एमसीबी का यूज मैक्सिमम कितने एम्पियर तक किया जाता है? तो इसका मैक्सिमम यूज किया जाता है 63 एम्पियर तक। कितना? मैक्सिमम 63 एम्पियर तक इसका यूज किया जा सकता है। इससे ऊपर की यदि हमारे पास लाइन है तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? इससे ऊपर के लाइन के लिए या इससे ऊपर की करंट के लिए हम लोग एमसीसीबी, इसका एक बड़ा भाई है कौन? एमसीसीबी, ठीक है, उसका यूज करते हैं हम लोग 63 एम्पियर से अधिक के करंट के लिए। तो एमसीबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। इसमें ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। लीकेज करंट की यदि कहीं पे बात करेगा तो लीकेज करंट के लिए हम लोग ईएलसीबी का यूज करते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और ऐसे शॉर्ट सर्किट के लिए या ओवरलोड के लिए हम लोग एमसीबी का यूज कर लेते हैं। चलिए, सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या होता है? ट्रिप कॉइल जो लगी रहती है सर्किट ब्रेकर में, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो देखो भाई, सर्किट ब्रेकर हम लोग इसीलिए लगाते हैं ताकि ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो पाए। जब भी फॉल्ट आए इसे जाके मैनुअली ऑपरेट ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाए। ऑटोमेटिकली ये लाइन को, जो भी हमारी फॉल्टी लाइन है, उससे हमारे जो भी जितने भी उपकरण है उन उपकरण की सुरक्षा प्रदान करे, सुरक्षा करे, उसके लिए हम लोग ट्रिप कॉइल लगाते हैं। तो ट्रिप कॉइल लगाने से क्या फायदा होता है कि ये रिमोट कंट्रोल देता है किसको? एमसीबी को या हमारे सर्किट ब्रेकर को, ठीक है। तो रिमोट ऑपरेशन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ट्रिप कॉइल का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का कार्य क्या होता है? रिले का मुख्य कार्य क्या होता है? देखो, जो भी आपके रिले लगे होते हैं लाइन में ना, रिले, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? इनका मुख्य कार्य ये होता है कि सर्किट ब्रेकर जो है हमारा, सर्किट ब्रेकर को फॉल्ट से या फॉल्ट की पहचान कराए, फॉल्ट की पहचान कराए, ठीक है। जो भी हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं, उन सर्किट ब्रेकर में अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग सिस्टम दिए गए रहते हैं। जैसे कि यदि ओपन सर्किट फॉल्ट है, तब कौन सा मोड ऑन होगा सर्किट ब्रेकर में? यदि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है तब किस मोड में हमारा सर्किट ब्रेकर काम करेगा? यदि ओवरलोड है तब किस मोड में काम करेगा? इसके 4-5 मोड होते हैं, ठीक है। तो उसकी पहचान कौन कराता है? उसकी पहचान कराता है ये रिले। रिले क्या करेगा? पहले ये सेंस करता है, सेंसिंग ऑफ फॉल्ट को सेंस करेगा, और सेंस करके इसके बाद जो हमारा सर्किट ब्रेकर है, उस सर्किट ब्रेकर को क्लियर सिग्नल देगा कि भाई देखो, इस समय लाइन में इस तरीके का फॉल्ट आ गया है, अब आप अपना ये मोड ऑन कर लो, ठीक है।
जैसे कि यदि कोई दुविधा आती है तो आपके घर के जो गार्जियन होते हैं वो आपको समझाते हैं कि भाई देखो इस सिचुएशन में यदि तुम आ गए हो तो तुम ये स्टेप फॉलो करो तो ये समस्या तुमसे क्या हो जाएगी, टल जाएगी। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से आपका ये रिले भी काम करता है। तो इसीलिए ब्रेन ऑफ द सर्किट ब्रेकर किसको बोला जाता है, रिले को बोला जाता है। ठीक है ना, रिले क्या है, इसका मास्टर माइंड है या कह सकते हो कि इसका दिमाग है सर्किट ब्रेकर का। तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया, सेंसिंग द फॉल्ट क्वांटिटीज, बिल्कुल ये बात तो सही है, लेकिन एक काम इसका और होता है, वो काम इसमें दिया नहीं। तो देख लेते हैं और ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, इसके बाद तो हम लोग इसको टिक करेंगे। ठीक है, एनालाइजिंग द कंडीशन ऑफ ब्रेकर, कंट्रोलिंग द स्पीड इन केस ऑफ फॉल्ट, इन इंटरप्रिटेटिंग द फॉल्ट सिचुएशन टू ऑपरेट ब्रेकर, ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करता है। देखो यहाँ पे डी ऑप्शन में, यहीं पे एग्जामिनर जो है आपके साथ खेलता है, खेल खेलता है। क्या करता है वो, ए ऑप्शन दे देता है कि जो आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है ना वो तुरंत आपके सामने दिख जाए और आप कहीं कह रहे बस क्या ही क्वेश्चन था यार, इतना छोटा सा क्वेश्चन, इतना पिद्दू सा क्वेश्चन पूछ देते हैं सर आप लोग। तुरंत आप इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखो लास्ट ऑप्शन में आते आते यहाँ पे पूरा अरे कॉमेडी भी किया जाता है ना कि मतलब इस क्वेश्चन के जज्बात बदल दिए, इसके मतलब पूरा फंडामेंटल्स को बदल दिया इसने, इसके पूरे कंडीशन को लिख दिया कि भाई ब्रेकर जो आपका रिले है ये फॉल्ट को डिटेक्ट भी करता है और जो हमारा सर्किट ब्रेकर है उसको ये व्याख्या भी करके देता है कि भाई कौन सा फॉल्ट आ गया है और आपको किस मोड में काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर ज्यादा सुटेबल है, तो यहाँ पे डी एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि ये आपका एक ELCB है, ये आपका क्या है, ये आपका इधर एक ELCB लगा हुआ है, यहाँ पे एक आपका ELCB लगा हुआ है, ELCB। ठीक है, ELCB, इसी में यहाँ ये तो आपकी अलग एक मोटर हो गई। ठीक है, यहाँ पे जो एक कनेक्शन दिया गया है, यहाँ पे एक जो कनेक्शन दिया गया है ये कनेक्शन पे पॉइंट X है, इस कनेक्शन पे पॉइंट एक X है। तो ये जो X वाला पॉइंट है ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, तो सर्किट ट्रिप्स इंटरमिटेंटली, सर्किट फंक्शन नॉर्मली, सर्किट स्विच ऑफ कंप्लीटली, सर्किट स्विच ऑफ कंप्लीटली। तो आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कोई भी कनेक्शन आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सर्किट जो है हमारी वो क्या है, इसमें स्विच ऑफ है, कंप्लीटली ये स्विच ऑफ है, क्योंकि ये जो हमारा ट्रिप वाला बटन है ना ये इससे दूर है। जब ये जाके इसमें पूरी तरीके से टच हो जाएगा एक दूसरे से, जब ये कनेक्शन ऐसे बना लेगा तब ये स्विच ऑन होगी। अभी ये किस कंडीशन में है, अभी ये स्विच ऑफ कंडीशन में है, तो यहाँ पे सी एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वायु सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है, अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप कर रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमारा एयर सर्किट ब्रेकर है उसके सेटिंग में कोई गलती हो गई है, इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ रिले, मतलब रिले में कोई ना कोई इनकरेक्ट सेटिंग हो गई है, इसी वजह से वो रुक रुक के ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, चलिए यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है। जो हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर है, ऑयल सर्किट ब्रेकर में हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑयल का यूज करते हैं, ऑयल का यूज करते हैं। ठीक है, खनिज पदार्थ से बना होता है ये ऑयल, ये ऑयल किससे बना होता है, खनिज पदार्थ से बना होता है। ठीक है, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक क्षमता है, डाइलेक्ट्रिक क्षमता ये उच्च होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी श्यानता, इसके अंदर जो श्यानता है, श्यानता कम होनी चाहिए, मतलब कि ये ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये ज्यादा गाढ़ा होगा, ये तेल यदि ज्यादा गाढ़ा होगा तो वायरिंग का इंसुलेशन अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। ठीक है, यदि ये तेल बार बार ज्यादा गर्म हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसमें कौन सा फॉल्ट आ गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, जो इसकी परावैद्युत सामर्थ्य है, ये कम हो गई है। क्योंकि यदि ये बार बार गर्म हो रहा है तो जो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अक्सर किसमें दी जाती है, अक्सर ये
मतलब कि मेगा ओम में, अक्सर ये मेगा में इसकी रेटिंग होती है, इसकी क्षमता होती है, वो कम हो गई है, तभी तो ये बार बार हीट हो रहा है। मतलब कि भाई ऐसे मान लो, ऐसे सीधे सीधे समझो, एक रस्सी है आपके पास, एक नई रस्सी लेके आइए सेम मोटाई की, और दूसरी एक नई आपके पास पुरानी रस्सी, वही पुरानी रस्सी, वही टाइप, उसी टाइप की पुरानी रस्सी आपके पास है, तो इन दोनों में से किसके पास अधिक तनन सामर्थ्य होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ किसके पास अधिक होगा? तो आप कहेंगे सर नई वाली के पास। क्यों? क्योंकि जो पुरानी वाली है कहीं ना कहीं उसकी जो तनन सामर्थ्य है वो कम हो गई है। क्यों? ड्यू टू एजिंग इफेक्ट, पुराने होने की वजह से। ठीक है, तो उसी तरीके से तेल में भी जब उसका परावैद्युत सामर्थ्य कम हो जाएगा, उसका परावैद्युत सामर्थ्य कम हो जाएगा, तो वो तेल क्या हो जाएगा? वो तेल जल्दी जल्दी गर्म होने लगता है। ठीक है ना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि आपका इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, अगर ट्रांसमिशन लाइन पर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या कारण है? यदि फेज टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है, फेज टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा इंसुलेशन है, जैसे देखिए ये आपका क्रॉस आर्म होता है, ठीक है, और इसी क्रॉस आर्म पे हम लोग क्या लगाए रहते हैं? अपना इंसुलेटर लगाए रहते हैं। ये इंसुलेटर लगाए रहते हैं जो कि क्या करता है? जो कि लाइव कंडक्टर से, ये जो हमारे लाइव कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर से कोई भी चार्ज इधर नहीं आने देता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? इंसुलेटर लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग इंसुलेटर लगाते हैं, और यही इंसुलेटर यदि हमारा खराब हो जाए, ये इंसुलेटर यदि खराब हो जाए तो क्या होगा? यदि ये खराब हो जाएगा तो यहाँ से जो हमारा इसमें करंट दौड़ रहा है, वो करंट यहाँ से आके और फिर इधर पोल के थ्रू आके ग्राउंड में जाने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये फेज टू ग्राउंड फॉल्ट ऐसे ही तो हुआ। ये आपका यहाँ पे फेज वायर है, यहाँ पे भी आपका फेज वायर है। इस फेज वायर का जो इंसुलेशन है, ये इंसुलेशन कहीं ना कहीं, या ये इंसुलेटर कहीं ना कहीं खराब हो जा रहा है, तभी तो यहाँ से एक रास्ता मिल जा रहा है और ये आके ग्राउंड में हमारी सारी करंट यहाँ पे खत्म हो जा रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें कौन सा फॉल्ट आ रहा है? इंसुलेशन फॉल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे इंसुलेशन फेल्योर एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पे जितने भी आपके क्वेश्चन थे निम्मी के पीडीएफ में, सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने एक एक करके सॉल्व कर लिया है। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक तरफ से टोटल कितनी क्लास हो जाएगी? आज की मिलाकर टोटल आपकी 35 क्लास हो जाएगी, जिनका प्लेलिस्ट बन गया है ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। वहां से आप लोग एक एक करके सारी क्लास को एक बार देख लीजिए, इसके बाद फिर आप अपने पीडीएफ से पढ़ाई करिए। ठीक है, क्योंकि बार बार आप लोग पीडीएफ ही कहते हो, आपको लगता है कि हम पीडीएफ पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यदि पीडीएफ से ही काम होने वाला होता तो जो बैक लगती है ना लोगों की, वो नहीं लगती। ठीक है, तो एक बार यहाँ से आप पढ़ाई कर लीजिए, इसके बाद आप पीडीएफ से पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में उस टाइम पे पीडीएफ। और जो चीज आप पढ़ेंगे इस क्लास को देखने के बाद, जो आप पीडीएफ से पढ़ेंगे, तो उस समय सारी चीजें आपको एक दूसरे से रिलेट होके और समझ में भी आएगा कि हाँ सर ने ऐसा बताया था, और इसके पीछे का कारण भी सर ने बताया था कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब आप एक बार रीजन जान लेते हैं, जब आप हर एक कंसेप्ट को एक बार पकड़ लेते हैं, तो कंसेप्ट आपके दिमाग से नहीं जाता है, लेकिन जो आप चीजें रटते हैं वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है ना, तो रटने में और समझने में दोनों में फर्क होता है। ठीक है, बस हमारी यही शुभकामना है कि आप पढ़ाई करते रहिए अच्छे से और अच्छे रिजल्ट बनाइए, बाकी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, धन्यवाद।